नमस्कार सभी को। आज हम क्वेश्चन देखेंगे डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एक्ट में दिया उसके अकॉर्डिंग उन प्रोविजंस को किस तरह से अप्लाई करते हैं उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, ए लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹27,07,500 after paying ₹60,000. After paying of ₹60,000 at the rate of 6% per annum as debenture interest for the year ending 31st March 2020. The following further information is supplied to you. Information दी हुई है, fixed assets, depreciation write off, loans from electricity board, reserve fund investment 8 par 4%, contingencies reserve fund investment 8 par 4%, tariffs and dividend control reserve, security deposit of customers, customers contribution to assets, trademarks and copyrights, monthly average of current assets including amount due from customers ₹5 lakh और डेवलपमेंट रिजर्व। ये आइटम्स दे रखे हैं, इनका अमाउंट भी मैं पढ़ देता हूँ। फिक्स्ड असेट्स 360 लाख, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन राइट ऑफ 100 लाख, फिर 80 लाख, रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट 8 पावर 4% वाले 20 लाख हैं, फिर 15 लाख, फिर 2 लाख, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कस्टमर से 3 लाख, 1 लाख, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट है 0.8 लाख, मंथली एवरेज ऑफ करंट एसेट्स 15.2 लाख, डेवलपमेंट रिजर्व है 5 लाख। पूछा गया है क्वेश्चन में, शो डिस्पोजल ऑफ सरप्लस एंड पास जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम एज्यूमिंग बैंक रेट 5%। यहां हमें बैंक रेट एज्यूम करनी है कि बैंक रेट जो आरबीआई ने डिक्लेयर की हुई है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए वो 5% है, और उसको मानते हुए हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे आपको मालूम है, थ्योरेटिकल जो पोर्शन आपको प्रोवाइड करवाया था उसमें बताया गया था कि जो बैंक रेट डिसाइड की हुई है आरबीआई ने उसमें 2% जोड़कर उसके बेस पर जो डिस्पोजल से रिलेटेड अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाता है, रिटर्न ऑन रीजनेबल रिटर्न निकाला जाता है। अब हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले कैपिटल बेस निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल बेस। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल बेस में यहां पे कर देता हूं। कैपिटल बेस में जैसे हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में चर्चा की है कि जो कैपिटल बेस है उसमें सारी एसेट्स होती हैं और एसेट्स के बाद लायबिलिटीज उसमें से लेस होती हैं। उसमें कुछ नियम शर्तें हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहां पर फिक्स्ड एसेट्स है, इसमें सबसे पहले देखें फिक्स्ड एसेट्स। कितनी है? 360 लाख। इससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन वो लेस नीचे होकर है या यहां पर कर सकते हैं, तो ठीक है नीचे कर देंगे इसमें लेस जो रहेगी एसेट्स को। तो लेस जो सेकंड दे रखा है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ दिया हुआ 100 लाख। इसके बाद दे रखा है लोन्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो लोन्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी नीचे माइनस किया जाएगा। लोन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है 80 लाख। इसके बाद लोन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बाद रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट पार, ये हम देख चुके हैं कि इनको कंसिडर नहीं करना है।
सॉरी, जो कैपिटल बेस में रिजर्व फंड नहीं आता है, वहां पर जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था आकस्मिक कोष से अनिवार्य रूप से किए गए इन्वेस्टमेंट जो है केवल वही आते हैं। तो आकस्मिक कोष यानी कंटिजेंसी रिजर्व फंड जरूर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो कंटिजेंसी रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व फंड में 15 लाख रुपए। कंटिजेंसी रिजर्व फंड के बाद अगला टैरिफ एंड ड्यूटी कंट्रोल रिजर्व। तो टैरिफ एंड ड्यूटी कंट्रोल रिजर्व है ये इन्वेस्टमेंट था, असेट्स था, फंड इन्वेस्टमेंट, फंड नहीं इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। और ये जो टैरिफ एंड ड्यूटी कंट्रोल रिजर्व है, इसके बारे में भी आप देखें, जो टॉपिक दिया था उसमें जो क्लैरिफिकेशन दिया उसमें दिया कि ये इसमें टैरिफ एंड ड्यूटी कंट्रोल रिजर्व में जो जमा राशि है उसको लेस करेंगे। तो टैरिफ एंड ड्यूटी कंट्रोल रिजर्व है 2 लाख रुपए। इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ऑफ कस्टमर्स जो है ये संपत्तियों में दिया हुआ था, ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराई गई संपत्तियों को शामिल नहीं करते हैं। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है कस्टमर की, इससे भी असेट्स परचेज की गई थी, तो या तो असेट्स में से माइनस करते हैं, असेट्स में से माइनस नहीं किया तो लायबिलिटी के रूप में इसको शो करेंगे। टू असेट्स, कस्टमर कंट्रीब्यूशन टू असेट्स है 1 लाख। इसके बाद ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट असेट्स है ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट है 0.8 लाख। मंथली एवरेज ऑफ करंट असेट्स, ये मंथली एवरेज ऑफ करंट असेट्स जो है उसमें चूंकि कस्टमर से जो अमाउंट ड्यू है उसको छोड़कर लिखा हुआ है यहां पर तो उसको यहां पर हटाएंगे मंथली एवरेज। $15.2 लाख लेस करेंगे इसमें से ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स। माइनस करेंगे, फिर 10.2 लाख यहां पर कंसीडर करेंगे। इसके बाद है डेवलपमेंट रिजर्व। डेवलपमेंट रिजर्व भी यहां पर लिया जाएगा, जो हमें बताया गया था उसमें पॉइंट में दिया हुआ टैरिफ एंड ड्यूटी कंट्रोल रिजर्व के अलावा विकास संचय की राशि भी यहां पर आती है। ₹5 लाख। ये कुल मिलाकर यहां पर दी हुई सूचना है। इसके अलावा हमें कुछ और कैलकुलेशन करने हैं, जैसे कि यहां पर ऊपर का पॉइंट भी हमें देखना है जिसमें लिखा है ए लिमिटेड प्रॉफिट 22,07,500 आफ्टर पेइंग ₹60,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एज डिबेंचर इंटरेस्ट। फर्दर इंफॉर्मेशन में डिबेंचर की सूचना नहीं है, लेकिन डिबेंचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिबेंचर कितने के हैं? डिबेंचर्स 60,000 इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, कितना होगा ये? 3,60,000। 6% है ना, तो ये 6% से डिवाइड हो जाएगा तो 10 लाख रुपीस। तो यहां ये कैलकुलेशन हमें अलग से करना पड़ा, क्योंकि ऊपर फर्दर जो इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, बल्कि पहले ही इंफॉर्मेशन दे रखी है।
उसके बेस पर डिबेंचर्स का भी अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। और अब इसका टोटल लगा लेते हैं, 360, 375, 386 और ये 100, 180, 183, 188, 198। तो माइनस करेंगे 188 लाख, ये कैपिटल बेस, सॉरी 185, कहीं कुछ माइनस करने में गलती हुई, हाँ सॉरी, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कस्टमर छोड़िए, यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कस्टमर्स जो फिक्स्ड असेट्स के अगेंस्ट दिया है तो वो भी यहाँ पर माइनस करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कस्टमर्स एक और माइनस होगा तो ये -201 बन जाएगा, 201, ये 3 लाख का हो जाएगा। तो ये कैपिटल बेस हमने कैलकुलेट किया है। कैपिटल बेस कैलकुलेट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है रीजनेबल रिटर्न। कैलकुलेशन रीजनेबल रिटर्न का करेंगे, इसमें जैसे बताया गया था कि जो कैपिटल बेस है उसका बैंक रेट जो आरबीआई ने डिक्लाइन की उस पर 2% ज्यादा लेते हुए इन्वेस्टमेंट रिटर्न मानेंगे। कैपिटल बेस पे जो रिटर्न है वो कितना लेंगे, 5% तो बैंक रेट प्लस 2% ऐड करेंगे इक्वल टू 7% ऑफ कैपिटल बेस, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1,85,000। 1,85,000 का 7% कैलकुलेट कर लेंगे हम, ये होता है 12,95,000। इसमें कैलकुलेशन में पूरा ही ले लेते हैं, कुछ रॉन्ग प्रॉब्लम आएगी। 12,95,000। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है जो लोन्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स, दो तरह के, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का लोन है, एक डिबेंचर से, इनका 0.5% जोड़ना है। तो 0.5% ऑफ लोन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसका 0.5%, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लोन लिया है 80 लाख। 80 लाख का 0.5% कितना होगा, 1% होगा 80,000। तो यहां पर 80,000 का 0.5%, क्योंकि 80,000 1% है तो यहां 40,000 इसमें 0.5% ऑफ लोन हो जाएगा। साथ में डिबेंचर्स का भी जो हमने कैलकुलेट किए, डिबेंचर्स 10 लाख, तो उसका 0.5% लेंगे, कितना होगा 5,000। डिबेंचर्स लेने के बाद हम देखते हैं इसमें इनकम फ्रॉम रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट और साथ में डेवलपमेंट रिजर्व जो दिया हुआ है यहाँ पर सूचनाओं में कि एक तो डेवलपमेंट फंड का जो बैलेंस है उसका 0.5% भी जोड़ा जाएगा, तो 0.5% ऑफ डेवलपमेंट रिजर्व। डेवलपमेंट रिजर्व कितना था, ये डेवलपमेंट रिजर्व 5 लाख। 5 लाख का 0.5% कितना होगा, 2,500। और साथ में रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुई है, कंटीजेंसी रिजर्व की इन्वेस्टमेंट को छोड़कर अन्य जो भी इन्वेस्टमेंट है उनसे जो इनकम है उसको भी यहां पर शामिल करते हैं। और आप देखें 2 तरह के इन्वेस्टमेंट है, इस कंटीजेंसी रिजर्व फंड को नहीं कंसीडर करेंगे यहां पर, उसको कंटीजेंसी रिजर्व फंड केवल
यहां पर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कैपिटल बेस से जुड़ चुका है। देखें तो दूसरा जो रिजर्व फंड नहीं उड़ा है तो उसकी इनकम यहां पे लेंगे। रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट 4%, क्योंकि एक बार 20 लाख था इनकम फ्रॉम रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट 4% ऑफ 50 लाख कितना आएगा? 4% टू रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट, सॉरी गलती, 20 लाख, 50 लाख तो नीचे वाले फंड है कंटिजेंसी रिजर्व, तो 20 लाख का 80,000 दिया हुआ है। तो ये कुल मिलाकर 5 आइटम जो हैं ये हमारे रीजनेबल रिटर्न के पर्पज से कैलकुलेशन में कंसीडर हो पाए हैं, जो इन्होंने सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में जो प्रोविजंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहां हम इसका टोटल लगाएंगे और ये कैलकुलेशन होगा रीजनेबल रिटर्न। रीजनेबल रिटर्न कितना हुआ है? 12, 95, 13, 35, 13, 40, 14, 20, 14,22,500 रुपए। ये हमारा रीजनेबल रिटर्न निकला। कैपिटल बेस पहले निकालेंगे। कैपिटल बेस का जो बैंक रेट है उसमें 2% जोड़ के वो रिटर्न यहां पर रिजर्व रीजनेबल रिटर्न में शामिल करेंगे, प्लस जो लोन्स दे रखे हैं डेवलपमेंट रिजर्व का 0.5% लेंगे और कंटिजेंसी रिजर्व के अलावा जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं उनकी इनकम भी कंसिडर करेंगे और ये इसके बाद आपको रीजनेबल रिटर्न पता लगेगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में जो क्लियर प्रॉफिट जो दिया हुआ ऑलरेडी ऊपर एज लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर पेइंग 60,000 6% पर एनम इज डिबेंचर इंटरेस्ट, वो दिया हुआ 22,07,500। तो यहाँ क्लियर प्रॉफिट और रीजनल प्रॉफिट का डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर प्रॉफिट है सॉरी 22,07,500 नहीं 27,07,500 लिखने में गलती होगी। चलिए 22,07,500 लिखते हैं। 20 क्वेश्चन में एक्चुअल में जो आप बुक से देखेंगे तो 27,07,500 दिया हुआ है। मैंने शुरू में गलती से 22,07,500 ले लिया, कोई बात नहीं। क्लियर प्रॉफिट हम 22,07,500 लेते हुए कंसीडर करेंगे इसको। अब इसमें से लेस करेंगे डिस्पोजेबल रिटर्न, लेस रीजनेबल रिटर्न। रीजनेबल रिटर्न कितना निकाला हमने? 14,22,500। तो यहां डिफरेंस जो है बुक में दिया हुआ था, बुक के हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो 12,85,000 आ रहा है, हमारा कम आएगा, हमारा आएगा 7,85,000। अब यहां डिस्पोजेबल सरप्लस जो है, डिस्पोजल सरप्लस कितना रहेगा? रीजनेबल रिटर्न का 20% रहेगा। तो रीजनेबल रिटर्न यानी 20% ऑफ रीजनेबल रिटर्न है 40,22,500। तो 40,22,500 जो है उसका 20% हम लेंगे तो ये होगा 2,84,500। ये डिस्पोजेबल प्रॉफिट है, सरप्लस है। जबकि हमारा सरप्लस एक्चुअल में 7,85,000 आ रहा है। तो बाकी जो डिफरेंस होगा 5,05,000 जो रहेगा वो सीधा कस्टमर को लौटाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को। और ये जो डिस्पोजेबल सरप्लस है, ये जो रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग जैसे आपको बताया गया था कि इसका 5% मैक्सिमम तो डिस्पोज करेंगे, इसको डिस्पोजल ऑफ सरप्लस करेंगे। 5% in the hand of company।
किया यूं कहें कि जो 20% पोर्शन उसका 1/4 मैक्सिमम 1/3 रह सकता था, क्योंकि 20% है तो 20% का 1/3 होता है 6.67%, या मैक्सिमम 5% तो 5% का पोर्शन यहाँ पर कंसिडर करेंगे, और ये होगा 2,84,500 का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ देखें 2,84,500 का हाफ एंड देन हाफ 5% निकालने के लिए 20% है, उसका 5% ही इन द एंड ऑफ कंपनी रहेगा, ये रहेगा 71,125। सो ये कैलकुलेशन तो कंपनी के पास ही जो अमाउंट है, ये कैलकुलेट जो किया गया अमाउंट ये कंपनी के पास ही रहेगा, और बाकी जो पोर्शन बचा है, बाकी पोर्शन जो बचा है 2,13,000 से कुछ अमाउंट ऊपर बचा है, उसका हाफ हाफ यहां पर कर देंगे। 50% ऑफ बैलेंस ट्रांसफर टू टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व। और 50% जो बैलेंस ट्रांसफर टू कंज्यूमर बेनिफिट। जो कैलकुलेशन किया है यहां पर वो आ रहा है 1,06,687.5। इसको मैं 1,06,687.5 राउंड ऑफ करने में दिक्कत आती है, एक में एक पे ज्यादा एक में कम आता, तो यहाँ पे इक्वल ले लिया है। और इसके बाद जो कैलकुलेशन होगा वो नेट रेवेन्यू जो जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री होगी नेट रेवेन्यू अकाउंट टू टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व। टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व, और सेकंड है बेनिफिट टू कस्टमर्स अकाउंट या कंज्यूमर बेनिफिट रिजर्व। तो ये दोनों अमाउंट जो हैं 1,06,687.50, 1,06,750, ये यहां पर हम ट्रांसफर कर देंगे नेट रेवेन्यू अकाउंट से इन रिजर्व अकाउंट में, दोनों रिजर्व अकाउंट में, जैसा हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये टोटल अमाउंट रहेगा जो बैलेंस इधर है 2,13,375। और साथ में यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर है, डिस्पोजेबल सरप्लस से ज्यादा जो डिफरेंस है क्लियर प्रॉफिट और रीजनेबल रिटर्न में, वो तुरंत कंज्यूमर को ट्रांसफर करना होगा, और वो अमाउंट होगा ₹5,05,500। किस तरह से निकला ये 7,85,500 माइनस डिस्पोजेबल सरप्लस to be returned back to customers or consumers। 5,500 ये कस्टमर्स को लौटाने होंगे, और ये तुरंत लौटाने होंगे, ये धीरे धीरे करके बेनिफिट देने की बजाय तुरंत ही लौटाने होंगे, क्योंकि इसका जो क्लियर प्रॉफिट और रीजनेबल रिटर्न का जो डिफरेंस है 20% से भी ज्यादा है। रीजनेबल रिटर्न से 20% ज्यादा तक ही ये इसका क्लियर प्रॉफिट होता, तो वो तो डिस्पोज हो जाता है। जो डिस्पोजल और सरप्लस यहाँ समझाया हुआ उसके अकॉर्डिंग, और जो एंट्री कर भी दी हमने, लेकिन उससे भी ज्यादा यदि प्रॉफिट होता है जो यहाँ क्लियर है 5,05,000 रुपए, तो ये तुरंत कस्टमर्स को लौटाना होगा। तो इस तरह से हमने ये
जो डबल अकाउंट सिस्टम से रिलेटेड 3 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन थे वो हम देख चुके हैं। कैपिटल बेस वाला जो क्वेश्चन था, रीजनेबल रिटर्न, कैपिटल बेस और डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हमने देख लिया है और इसकी आप प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।